हाँ, सिर्फ जैसे हम लोगों ने इंग्लिश हिंदी और नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़े, तो वहाँ उसके साथ साथ सिर्फ आप अपनी मर्जी का फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी का आप चाहें तो इंग्लिश हिंदी तो था ही, जैसे कि हम लोगों का हमेशा से है, लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। ऊपर से वैसे इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पेशल फोकस देते हैं, स्पेशल। ठीक है, बात यही है, जैसे जो अभी वही है सबसे, जो तुम्हें बताया था कल कि जो बड़ा स्कूल है उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन कर लेगा अपने मर्जी से, वो प्राइवेट की वजह से एप्लीकेशन कर लेगा, मगर सरकारी स्कूल में कहीं रायता ना फैल जाए। यही दिक्कत है ना, इम्प्लीमेंटेशन वाला जो सीन है ना। जैसे कि पास्ट के अगर गवर्नमेंट का अगर हम लोग रिकॉर्ड देख लें, जो कि जितनी भी पॉलिसीज आई हैं सही रही हैं, लेकिन उनका जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और नॉर्मल लोगों पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत बुरा पड़ा है। तो इवन दो ये ऑन पेपर एनईपी अगर देखा जाए किसी हद तक विन विन सिचुएशन है, सही है, लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो पिछले वाले से भी बदतर हो सकता है। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की जब हम लोग जब भी बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में। तो आप हाँ, ये शुरुआत यहीं से करेंगे ना। आपके पास पॉलिसी है, स्टेट्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खास करके सेकेंडरी और मिडिल और प्राइमरी एजुकेशन में। जीडीपी आता है वो 6% कर देंगे, वो तो कर देंगे। उसका तो हॉक्स है, बस ऐसी चीज़ें बोल दी जाती है लेकिन होती नहीं है, तो पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर, हम लोग यहाँ बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेनली जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, प्राइवेट नहीं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, है, उसमें बहुत ज़्यादा पीछे है अभी इस ये मतलब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, लैंग्वेज की जहाँ तक अगर लैंग्वेज को हम लोग कंक्लूड करना चाहें तो बात वही है कि इट हैज़ बोथ मेरे ख्याल से प्रोज एंड कॉन्स। तो अब देखना ये पड़ेगा कि अब जो आगे की जनरेशन है वो किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है। कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कंसेप्ट जानते हैं, आप अगर कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे हैं, आप कितने भी अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर हैं, आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगा। तो कम्युनिकेशन में ग्लोबल लेवल पे इसमें एक प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जहाँ तक बात हुआ एक रिसर्चर का, एक साइंटिस्ट बनने का, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि कंसेप्ट पे फोकस करने का, ना कि आप लैंग्वेज बेस्ड। वही बात है, कुछ फील्ड में ये कह सकते हैं कि कुछ फील्ड में फ़ायदा होगा, कुछ फील्ड में नुकसान होगा। एक और एस्पेक्ट लैंग्वेज का है कल्चर को लेके, कि जैसे हिंदी या संस्कृत जो पढ़ाई जाती है चीज़ें, तो अगर हिंदी हटा दी जाए, हिंदी पे एम्फेसाइज नहीं किया जाए, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको हार्म होगा, उसको दिक्कत होगा। तो वो सारा पॉलिटिक्स है, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी वो वीडियो तो मिल ही जाएगी। जैसे आपको जैसे मैनेजमेंट है, वहाँ पे मेनली हम लोगों को कन्विंस करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। होटल मैनेजमेंट हो गया या फिर नहीं, हर एक प्रोफेशन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। हाँ, कम्युनिकेशन रिलेटेड मतलब प्रोफेशंस हैं, उसमें प्रॉब्लम होगी। जो टेक्निकल बेस्ड प्रोफेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें ज़्यादा फायदा होगा। अब प्रोफेशन असल में कोई टेक्निकल बेस्ड, क्योंकि हर प्रोफेशन में आप सर्विस दे रहे होंगे या कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट है इट्स नॉट प्रोफेशन। साइंटिस्ट बनना प्रोफेशन नहीं होता है। साइंटिस्ट बनना वो रिसर्चर है, उनको इंसेंटिव मिलता है लेकिन वो काम करते हैं अपना। तो हर एक प्रोफेशन में कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ दिक्कत होने वाला है कम्युनिकेशन को लेकर। तो ये चीज़ें हैं कि जिसका ये कहाँ से गए थे, कौन से देश से उठाया इन्होंने? क्या कोई यूरोपियन कोई कंट्री है शायद नेटिव लैंग्वेज के बाद जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है। बात है कि यूरोप में ही था ये, कि वहाँ पे मतलब लोकल लैंग्वेज में बच्चों को शुरू में पढ़ाया जाता है। तो बात है कि इंडिया वैसी कंट्री नहीं ना है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है इस मामले में। इंडिया में डिस्पैरिटी भी बहुत है, जैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आप जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है इनइक्वालिटी। अगर एक हद तक देखा जाए तो किसी हद तक ये पॉलिसी जितने भी हमारे जो बच्चे होंगे जो कोई भी जॉब में जाएंगे या किसी में जाएंगे, तो उनको एक हद तक अपनी कंट्री में सीमित रखने के लिए किया जा रहा है किसी हद तक अगर देखा जाए। क्योंकि पहले इंग्लिश जो था फोर्स फेड किया जाता था हमें, ठीक है ना, कंपल्शन था कि ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था और दिखाया जाता था कि वर्ल्ड में इंग्लिश कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये पॉलिसी आई तो एक हद तक बच्चों के दिमाग में तो ये रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, अपनी मर्जी का हम तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ फोर्स फेड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो चाहे वो इंग्लिश लें, रीजनल लैंग्वेज लें, हिंदी लें, कुछ भी लें, ठीक है ना।
तो किसी हद तक वो सीमित भी कर देगा बच्चों को आगे पढ़ने में। ये एक चीज़, एक मेरे को जो लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। सही बात है। अब ये बोलते हैं कि जो एक और चेंज है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ लेके आएंगे ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंग्लिश की यहाँ बच्चों को इंग्लिश ही नहीं आती है तो वो एडमिशन लेगा कैसे, वो पढ़ेगा कैसे? दूसरी बात, बाहर जाने से रोक देंगे वो फॉरेन, यहीं बुला रहे हैं। चलिए वो एक फ़ायदेमंद हो गई है अगर, तो यहाँ के बच्चे का बेसिक नॉलेज जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पर। अगर देखा जाए एक चीज़, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है लैंग्वेज पे, चाइना। अच्छा, चाइना कभी मतलब वो अपने ही लैंग्वेज को प्रमोट करता है, अपने जो नेटिव लैंग्वेज को ही प्रमोट करता है। चाइना में ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, जबकि वहाँ देखा जाए रिसर्च या फिर जो जॉब मार्केट में, हाँ वहाँ तो है, वहाँ के जो ऐप्स भी आते हैं वो भी उसी लैंग्वेज में होते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा चाइना सब्जेक्टिव में है। एक ही लैंग्वेज है ना, चाइनीज़। इंडिया में एक लैंग्वेज कहाँ है? यही ना बात है। यहाँ पे जब यही इसने शुरू में बोला था, जैसे कि हमारे दोस्त ने कि डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में, ठीक है। इसने हमारे तो जैसे कि हमारे दोस्त ने बोला, जैसे कि हमारे दोस्तों देखो बार बार रीटेक नहीं लगे, हम सिंगल रीटेक में हम काम कर देते हैं, एडिटिंग का काम मेरा होगा तो करने दो। जैसे कि नौमान ने बोला था कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि जब फोर्स फेड किया जाता था इंग्लिश, उसके बावजूद अगर खुद का भी एक्सपीरियंस लें तो इंग्लिश बोलने में हम लोगों को, किसी से इंग्लिश में बात करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी। अब किसी को छोड़ ही दिया जाए, तुम्हारी मर्जी जो करो, तो क्या लगता है कि वो और अच्छे से सीख पाएंगे इंग्लिश बोलना या कम्युनिकेट करना? आपको क्या लगता है? वैसे इस पे आपका इस पे क्या हो गया? इंग्लिश कम्युनिकेशन इशू नहीं है, इशू असल में ये है कि बच्चों को कितना स्ट्रेंथन किया जाएगा एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, ठीक है। प्रोफेशनल, एक अच्छा प्रोफेशनल जिसमें इंक्लूडेड है कम्युनिकेशन। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो भी प्रोफेशनल जनरेट कीजिएगा, मान लीजिए एक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो भी बना रहे हैं आप, तो आपको देश की ज़रूरत है, तब सही है। मतलब आप जो प्रोफेशनल बना रहे हैं और उनको आप जॉब इसी देश में दे रहे हैं, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कम्युनिकेशन में। लेकिन जहाँ पे हम बात करें ग्लोबल जॉब मार्केट, जैसे लोग बैंगलोर में काम करते हैं ICT सेक्टर्स में, तो वहाँ बैंगलोर में हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं। आपको ये लगता है कि इंग्लिश तो डिटोरिएट करेगा? हाँ, इंग्लिश डिटोरिएट करेगा, लेकिन ये मान लीजिए कि कॉमन लैंग्वेज नहीं बचेगी अगर, तो जो एक्सट्रीमिटीज़ कंट्री है, एक्सट्रीमिटीज़ स्टेट्स हैं जिनका लैंग्वेज बिल्कुल एक्सट्रीम है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, उसमें नॉर्मल बातचीत में प्रॉब्लम आ सकती है ना, एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम आ सकती है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट एक और बिल पास कर दे और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दे कि सबको आना कंपलसरी। यही बात मुझे ये भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है, बाकी प्रॉब्लम तो होनी है, नो डाउट। और बार बार ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मैंडेटरी नहीं है, स्टेट्स पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था, आंध्र प्रदेश ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है NEP को, उसमें से कोई भी एक भी डायरेक्टिव्स फॉलो नहीं होंगे आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश। तो बात ये है कि अब वही इशू है कि देखना होगा किस किस स्टेट्स में, जैसे यूपी, बिहार या वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, या वेस्ट बंगाल नहीं सॉरी, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस यूपी को बोले होते हैं बिहार यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश। यूपी बिहार समझ आगे बोलो भाई। यूपी बिहार, ओके। तो इन जैसे स्टेट्स में क्या होता है कि 100% फॉलो किया जाता है नेशनल डायरेक्टिव्स को, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आएंगे अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इससे ये भी हो सकता है नहीं कि मान लीजिए कि जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया है वो हिंदी स्पीकिंग है, अगर हिंदी प्रमोट हो गया, फिर से बोल ले। जैसे मान लीजिए इंडिया का मेजोरिटी ऑफ स्टेट है वो हिंदी स्पीकिंग है, और वो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही अगर प्रमोट करें प्राइमरी एजुकेशन को, तो इससे जो स्टेट हैं जो कि नेटिव मतलब जो अलग मतलब डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वो बैकवर्ड हो सकते हैं, उनको और ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब उनको और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े लैंग्वेज की वजह से। हाँ, वो तो है, एक सोशल कॉज आ सकता है, लेकिन इंग्लिश ही एक था जो कनेक्ट करता था हमारे सब जगह। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इसमें देखने वाली बात होगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। ये क्योंकि मुझे एक केस स्टडी याद आ रहा है, एक IAS ऑफिसर थे OP चौधरी, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में वो पोस्टेड थे, उन्होंने क्या किया था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दिया।
अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे जो आदिवासी लोग थे तो उनका लिटरेसी लेवल बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो किया था। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, खास करके प्राइमरी एजुकेशन में। तो ये एक बात है, बाकी देखना होगा कि इसका इफेक्ट क्या आता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह से दिक्कतें आती हैं, ये चीज़ें। तीसरा चेंज क्या है? तीसरा चेंज है हायर एजुकेशन। हाँ, अब हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस है? सबसे पहला चेंज ये है कि हम लोग अपने स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने मन Flexible चाहे, बना हाँ, उसको फ्लेक्सिबल किया है, उसको जैसे चाहे वैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है रूट लर्निंग पे इससे मतलब ठीक है, आज़ादी तो मिलेगी, पर यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अभी देखिए कि जो भी सब्जेक्ट्स, खास करके मैं मेडिकल फील्ड से तो मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो तीनों एक साथ लेके कोई बच्चा अपना 11th-12th पढ़ता है तो उसको 2 सब्जेक्ट्स का कोई काम नहीं होता। फिजिक्स का तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता, केमिस्ट्री 10% या 20% पार्शियली उसको आगे फ्यूचर में काम आता है, बाकी जो भी है बायोलॉजी भी पूरा 100% काम में